हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss exceptions to the doctrine of privity of contract. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन और 2 essentials ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन डिस्कस किया है, और अब उसी के सेकेंड रूल में जो एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम एक्सेप्शंस टू द रूल और स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू है, उसकी एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। तो कंसिडरेशन चैप्टर के टोटल 9 to 10 वीडियोस हैं, और इनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सेप्शंस। तो अब ऐसे 5 एक्सेप्शंस हैं इस रूल के लिए जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी कोर्ट केस नहीं कर सकता पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट पर, अगर कोई भी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। उस रूल में हमने ये डिस्कस किया था कि वो जो स्ट्रेंजर है वो कंसिडरेशन के लिए तो स्ट्रेंजर हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। उसको कोई भी कोर्ट केस करने के लिए, उसको सू करने के लिए पहले पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बनना कंपलसरी है। तो अब उसी रूल की ये एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि ऐसे 5 केसेस हैं जिनके अंदर कोई भी स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के ऊपर जो है वो केस कर सकता है, उनको सू कर सकता है। तो अपना फर्स्ट एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं जो है ट्रस्ट। अब इन सारी एक्सेप्शंस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इनको समझने के लिए, और वहाँ पर सारे ही ये जो एक्सेप्शंस हैं आपको सिमिलर लगेंगे, इसीलिए हम इनको एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो ट्रस्ट का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा होता है कि ए एंड बी जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और ये सेपरेट हो जाते हैं, और इनके बीच में एक सेपरेशन डीड साइन हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। और इस सेपरेशन डीड के साथ साथ ए जो हस्बैंड है वो ये कहते हैं, वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए मेंटेनेंस भेजेंगे, मतलब कुछ अमाउंट भेजेंगे जो कि वो उनकी वाइफ के ट्रस्टी को ट्रांसफ़र करेंगे। लेट्स से वो ट्रस्टी जो है वो सी है। तो अब यहाँ पर ये जो मेंटेनेंस वाला प्रॉमिस है वो ए यानी जो हस्बैंड है और सी के बीच में, जो बी के ट्रस्टी हैं उनके बीच में ये जो प्रॉमिस है वो हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता है। तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर ए कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने में, अगर वो ऐसा प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करते या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं, तो इस केस में बी जो है वो ए पर केस फाइल कर सकती हैं, क्योंकि इस केस में जो ट्रस्टी हैं वो सी है, लेकिन अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो बी भी ए पर केस फाइल कर सकती हैं। अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इसमें थी ए एंड सी जो कि ट्रस्टी थे बी के, तो इस केस में क्योंकि वो ट्रस्टी हैं तो इसीलिए बी भी ए पर केस फाइल कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ट्रस्ट, जो कि एक एक्सेप्शन है हमारे इस रूल के लिए, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, कि इस केस में जो पार्टी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को सू कर सकती है। अब यहाँ पर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टी रिलेशनशिप था बी और सी के बीच में, इसीलिए यहाँ पर बी जो है वो ए पर डिफ़ॉल्ट करने पर केस फाइल कर सकता है। तो अब सेकेंड एक्सेप्शन देखते हैं जो है फैमिली सेटलमेंट, मैरिज और पार्टीशन। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं 2 ब्रदर्स हैं एक्स एंड वाई, और ये दोनों जो हैं वो पार्टीशन कर लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का पार्टीशन इन दोनों के बीच में हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉमिस या एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है
कि ये दोनों ही ब्रदर्स जो हैं वो अपनी मदर के लिए कुछ एक लंप सम अमाउंट भेजेंगे। लेट्स से वो लंप सम अमाउंट अगर 10,000 रुपीज़ है तो उसमें से दोनों इक्वली भेजेंगे। एक्स भी जो है वो 5,000 भेजेगा और वाई भी 5,000 भेजेगा, तो दोनों ही इक्वल अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे अपनी मदर के मेंटेनेंस के लिए। तो ये इनके बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है पार्टीशन के बाद। तो अब इस केस में अगर दोनों में से कोई भी ब्रदर जो है या उन मदर के अगर सन्स जो हैं वो ये प्रॉमिस जो है या ये कॉन्ट्रैक्ट अगर फुलफ़िल नहीं करते हैं तो उनकी मदर जो हैं, जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी इन एक्स एंड वाई पर केस फाइल कर सकते हैं। अब इस केस में जो मदर हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये प्रॉमिस जो था, वो दोनों ब्रदर्स के बीच में था, एक्स एंड वाई के बीच में था। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है वो 5,000 रुपीज़ पे करने में, तो उस केस में जो मदर हैं वो इन दोनों पर केस फाइल कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मदर जो हैं वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ पर केस फाइल कर सकती हैं। तो ये एक्सेप्शन है फैमिली सेटलमेंट, मैरिज और पार्टीशन के केस में। तो अब थर्ड एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। तो थर्ड एक्सेप्शन है व्हेन द डिफेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे कि मान लेते हैं बी एंड सी हैं और एक पार्टी है ए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बी जो है वो कुछ अमाउंट, लेट्स से 1,000 रुपीज़ जो हैं वो उनको सी को पे करने हैं, लेकिन वो जो अमाउंट है वो ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये बोलते हैं कि जो ए हैं वो बाद में ये अमाउंट जो है वो सी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ए हैं उन्होंने एज एजेंट काम किया जो सी हैं उनके लिए। मतलब बी को जो अमाउंट जो है वो सी को ट्रांसफ़र करना था वो उन्होंने एक्चुअली ए के थ्रू किया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर समझा कि ए जो है वो सी के एजेंट हुए। तो यहाँ पर सी जो है वो ए से वो 1,000 रुपीज़ रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर है व्हेन द डिफेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी हैं वो सी हैं और एजेंट जो है वो ए है यहाँ पर। तो इसीलिए अगर जो डिफेंडेंट है, मतलब जिन पर केस हुआ है, उससे जो थर्ड पार्टी है वो कोई भी अमाउंट जो है जो उन्हें मिलना था वो उसे रिकवर कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बी ने उनको ये कहकर वो अमाउंट दिया था, वो 1,000 रुपीज़ दिए थे कि वो 1,000 रुपीज़ जो हैं वो सी को दे दें या ट्रांसफ़र कर दें। तो इस केस में अगर ए ये ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो इस केस में सी जो है, जो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है जो ए और बी के बीच में हो गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर सी जो है वो ए को सू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो एजेंट हुए और सी जो है वो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ पर केस फाइल कर सकती है। तो अब फोर्थ एक्सेप्शन है इन केस ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी के केस में भी जो स्ट्रेंजर है वो केस फाइल कर सकता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर। अब वो कैसे, जब भी आप ये वर्ड देखिए एजेंसी तो आप समझ जाएं इसमें हमेशा टू पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब वो टू पार्टीज़ कौन होती हैं, एक होता है एजेंट और एक प्रिंसिपल। अब यहाँ पर जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के लिए काम करता है या उसके बिहाफ पर काम करता है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है किसी थर्ड पार्टी के साथ, लेट्स से वो एक्स के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, एक्स और वो एजेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और उसके बाद एक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है, मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर पूरा नहीं करता जो उसने एजेंट के साथ किया था, तो इस केस में जो प्रिंसिपल है वो एक्स पर केस फाइल कर सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एजेंट और एक्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे और प्रिंसिपल जो है वो स्ट्रेंजर था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन अगर एक्स
कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में वो जो स्ट्रेंजर, वो जो प्रिंसिपल है, वो एक्स पर केस फाइल कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं इन केस ऑफ एजेंसी हम एक्सेप्शन मानते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, या फिर द रूल ऑफ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। तो अब हमारा लास्ट एक्सेप्शन है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब इसमें भी हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं ए ने अपने सारे राइट्स जो हैं अपने सन को ट्रांसफ़र कर दिए, लेट्स से जो है एक्स। अब ए ने अपने सारे राइट्स जो हैं अपने सन को ट्रांसफ़र कर दिए जो एक्स है। अब इस केस में क्या होता है कि ए अगर किसी भी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ए एंड बी, लेकिन अब यहाँ पर ए ने अपने सारे राइट्स जो हैं वो अपने सन को ट्रांसफ़र करे हैं, तो इस केस में एक्स जो है वो बी पर केस फाइल कर सकता है। मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो ए एंड बी थे और यहाँ पर जो एक्स हैं वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन यहाँ पर राइट्स जो हैं ए ने अपने सारे राइट्स अपने सन को यानी एक्स को ट्रांसफ़र कर दिए थे, इसीलिए एक्स जो हैं वो बी पर केस कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट। अगर बी कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं या कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो ए और बी के बीच में हुआ था, तो उस केस में जिस पार्टी को ए ने अपने राइट्स ट्रांसफ़र करे हैं वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर, उस सेकंड पार्टी पर जो है वो केस फाइल कर सकती है या उसको सू कर सकती है। तो यही एक्सेप्शंस हैं, यही 5 एक्सेप्शंस हैं सेकंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।